गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उन कंपाउंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। इसके बाद मैंने एक लेक्चर आयनिक कंपाउंड्स का भी बनाया था। अल्दो आयनिक कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में नहीं है। ठीक है, ये आपके चैप्टर थर्ड में है, मेटल एंड नॉन मेटल में, बट पढ़ना तो था ही। ठीक है, साथ में कंफ्यूजन भी था कि कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट कैसे करें, क्या फर्क होता है दोनों की बॉन्डिंग में। तो वो फर्क भी शायद आपको उस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से जाके देख लें, है ना। और अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपन बाद में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जितना जानना चाहते हैं वो जान भी लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी मैंने बोल भी दिया और बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। अब पहले तो मतलब समझो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब जिससे किसी की आइडेंटिटी हो, है ना, जिससे किसी को आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना। जैसे मुझे आइडेंटिफाई, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे मेरी वॉइस हो गई, मेरी हाइट हो गई, मेरा फेस हो गया, है ना, उसी से तो पहचान हो गई। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसे ही एक कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रखेंगे, दिखाएंगे या शो करेंगे, जिसको देखकर आप पहचान सकते हो कि एक कंपाउंड आयनिक है और कोवलेंट है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो दोनों को डिफरेंशिएट करे, दोनों को आइडेंटिफाई करे, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला नंबर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, ये आयंस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इन कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड्स की कंपोजिशन के बारे में, और पहले मैं बात कर रहा हूं आयनिक कंपाउंड की। तो सुनेंगे आप लोग मेरी बात को ध्यान से। भैया आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयंस से मिलकर बनते हैं। जैसे मेरे पास है NaCl। ठीक है, आपको पता है ये कैटायन और एनायन से मिलकर बना है। सब जानते हैं कि सर ये Na+ और Cl- से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं KCl, डिसोशिएट करोगे, तोड़ोगे तो K+Cl- में टूटेगा। डेट मींस ये K+ और Cl- से मिलकर बना है। जैसे मैं बात करूं AlCl3, Al3+ Cl- से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट आयंस। ठीक है, कौन कौन से आयन? वन इज कैटायन एंड अनदर वन इज एनायन। ठीक है, अनदर वन इज एनायन। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड सबसे पहली बात कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनेंगे। सर कोवलेंट कंपाउंड मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल से। किससे? मॉलिक्यूल से। मैं लिख देता हूं कि दे कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे सर H2। अब आप इसको आयंस में तो तोड़ नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो कि सर ये H+H- से मिलकर बना है तो गलत है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे Cl2, जैसे F2, जैसे O2, जैसे N2, और भी हो सकते हैं, जैसे CH4। अब आप इसको ऐसा नहीं कि आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तोड़ देंगे ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में नहीं टूटेगा, कैटायन और एनायन में डिसोशिएट नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कुछ बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। देखिए कंपोजिशन मतलब किससे मिलकर बना है। ये मिलकर बनते हैं आयन से, ये मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल से, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। या ऐसे समझते हैं इसको। सेकंड हम बात कर सकते हैं इन दोनों के मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। क्या होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अरे भाई, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या पढ़ते हैं? मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान सी बात है भैया, टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट या गैस फेज क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जिसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो सुनेंगे अब ध्यान से, एक लाइन में लिख रहा हूं, एक्सप्लेन अभी कर देंगे इसको, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स having lower melting and boiling point अभी एक्सप्लेन करते हैं, चिंता मत करो। लोअर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मैं बात करूं कौन से कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की, तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी और एमपी लिख सकते हैं इसको ऊपर। ठीक है, अच्छा सर ऐसा क्यों, मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, सुनो, आयनिक कंपाउंड में आपके पास आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, बिल्कुल होता है सर, जैसे NaCl में Na+ और Cl- होगा। ठीक है, जैसे MgCl2 में Mg2+ और Cl- के दो आयंस होंगे, समझ पा रहे हैं आप। यहां पर कैटायन और एनायन के बीच में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या, अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। समझना मेरी बात को कि यहां पर अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे ये आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। समझो मेरी बात को, समझो। मान लीजिए ये Na+ आयन, ये Cl- आयन, अपोजिट चार्ज आयंस में अपोजिट अट्रैक्ट करता है तो एक दूसरे के पास जाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, पास जाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं हम दूर नहीं जाए, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, Na+ और Cl-। कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैं क्या कह रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बहुत मजबूत होता है ना, यानी कि इन आयनिक कंपाउंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा, एक आयनिक बॉन्ड जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट करने का मतलब क्या होता है कि NaCl के बीच में बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, है ना। अरे भाई मेल्ट करने का क्या मतलब है, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाए, दो आयंस, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, वो कहेगा कि हम दूर दूर जा रहे हैं। यहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इनको दूर भगाने के लिए, दूर भेजने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। NaCl कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में होता है, इसको मेल्ट करने के लिए आपको मोर देन 1000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 1000 केल्विन। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि कितने हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स के होते हैं। 1000 मोर देन 1000 तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा होगा। कुछ समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। फिर से कि आयनिक कंपाउंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, रीजन क्या यही लिख देते हैं, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। यहाँ कोई चार्ज वगैरह थोड़ी फॉर्म होता है, ना, यहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं बनता, कोई आयंस वगैरह नहीं बनते। यहाँ तो क्या होता है, दो एटम्स को जरूरत होती है, वो दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जैसे CH4, बस कोई आयंस थोड़ी बने ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आएगा ना, बस एक मजबूरी है, शेयरिंग है। और आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो मम्मी पापा से पूछना, शेयरिंग का खेल बड़ा खराब होता है। पार्टनरशिप का काम है, यहाँ पे पार्टनरशिप का काम इतना अच्छा नहीं होता,
समझ लो, जितना काम यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, Cl माइनस Na+, दोनों को बराबर से फायदा हो रहा है, बढ़िया है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन इतना सेटिस्फाई नहीं है, समझ में नहीं आ रही सर बात। सुनो भाई, कार्बन के साथ मजबूरी थी कि ये तो कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, इसके साथ तो मजबूरी है, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं है। हाइड्रोजन ने तो इसलिए किया क्योंकि इसको कोई नहीं मिल रहा था। अगर हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो या तो इसका इलेक्ट्रॉन ले ले या इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो छोड़ के भाग जाएगा इसको, इतना मजबूत बॉन्ड नहीं है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। मैं लिख सकता हूं इस बात को क्या, कि कोवलेंट bonds are weaker than ionic bonds। कौन से ज्यादा मजबूत? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सॉरी आयनिक बॉन्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट होती है। फर्स्ट थी हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको बताई क्या, कि जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे उनमें मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होंगे, केटायन होगा, एनायन होगा। फिर हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्शंस। कोवलेंट कंपाउंड में भी कई ऐसे आपको कंपाउंड मिल जाएंगे जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जनरल बात कर रहे हैं, जनरली 99% केसेस में ये चीजें सही लगेगी और अभी हमें जनरल बात ही करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हो, अगर मुझसे पूछे हार्डनेस के बारे में या सॉफ्टनेस के बारे में कि या फिजिकल स्टेट के बारे में कि ये कंपाउंड सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, मतलब अभी बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद थर्ड किसके बारे में? अबाउट फिजिकल स्टेट, अबाउट फिजिकल स्टेट। तो सुनेंगे, अभी मैंने आप लोगों से कहा आयनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन एक दूसरे को बांध के रखते हैं, नहीं जाने देंगे, दोनों को मजा आ रहा है, नहीं जाने देंगे हम तो, ठीक है। जबकि कोवलेंट में ऐसा नहीं होता, कोवलेंट में शेयरिंग हो रही है। अगर ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, या ये एक एलिमेंट ए, ये एक एलिमेंट बी, इसको कोई बेटर ऑप्शन मिला तो निकल लेगा वहां से, वीक है, बॉन्ड वीक है। यही रीजन है कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे, सुनना, जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड। कौन सी फिजिकल स्टेट में होंगे वो? जनरली सॉलिड स्टेट में। अरे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम रहेंगे, पास रहेंगे, फिजिकल स्टेट कौन सी? सॉलिड। NaCl, MgCl2, MgBr2, NaBr, ये सब कैसे होते हैं? सॉलिड ही तो होते हैं, और आयनिक कंपाउंड में सॉलिड ही तो होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड की मैं बात करूं तो वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूं, बार बार छप जानी चाहिए अब तक तो दिमाग में, नींद में उठ के बोल दोगे अब तो कि कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। अब वीक होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होंगे। आई रिपीट, स्पेसेस ज्यादा होंगे दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि या तो ये लिक्विड स्टेट में होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा है तो या तो लिक्विड स्टेट में होंगे, या फिर ये कौन सी स्टेट में पहुंच जाएंगे? गैसियस स्टेट में। ऐसा होता है। मैंने मेथेन लिखा, कोवलेंट कंपाउंड है, गैस होती है। मैंने H2 की बात की, कोवलेंट कंपाउंड है, गैस होती है। मैंने Cl2 की बात की, कोवलेंट कंपाउंड है, गैस होती है। मैंने O2 की बात की, मैंने N2 की बात की, एंड सो ऑन। दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है जो सॉलिड होता है, और सॉलिड को छोड़ो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, हाँ बिल्कुल याद आ गया आपको नाम, कौन सा? डायमंड, है ना, डायमंड। डायमंड एक कोवलेंट कंपाउंड है बट सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होता, है ना, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट लोग। अभी तो खैर आजकल मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, कह रहे हैं कि एक दूसरा सब्सटेंस ढूंढ लिया है जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है ना, पर अभी उसका पेटेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। और एनसीईआरटी अभी क्या लिख रहा है, तो डायमंड तो हम भी बोल रहे हैं डायमंड, ठीक है, हम भी क्या बोल रहे हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस टिल नाउ, अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड है, इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होगी। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड। कैसा है? कोवलेंट। जनरली ये कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे,
लिक्विड और गैसियस फेज में होंगे। एक एक्सेप्शन है, डायमंड हार्ड होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, फिजिकल स्टेट की हमने बात की। इतना ध्यान रखना है आपको फाइनली फिजिकल स्टेट में कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड में होते हैं या गैस में होते हैं। ठीक है, और अगर सॉलिड में भी हुए कोवलेंट कंपाउंड, कुछ कंपाउंड हैं जो सॉलिड में हो सकते हैं बट वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, खैर अब इतना याद रखें जितना आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, चल 3 बातें हमने की। हमने बात की वापस से, हमने बात की कंपोजिशन के बारे में, हमने बात की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वहां से निकला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर निकला हमारे पास क्या, सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट या कंपाउंड की फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब एक और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, विच इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक करंट हमारे सर ने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब सर इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं, आप सबने पढ़ रखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा तो मैं बता रहा हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक वायर से होके ये इधर जा रहा है, मतलब करंट फ्लो है। ठीक है, चल सुनो मेरी बात को, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, समझना। 2 वर्ड्स पढ़ दो इसमें, फर्स्ट तो चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के होने के लिए किसका होना जरूरी है? चार्ज का। विदाउट चार्ज तो नहीं होगा कुछ भी। चार्ज मतलब या तो कोई आयन और या फिर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब कहीं कहेंगे सर प्रोटॉन फ्लो थोड़ी कर सकते हैं, है ना, समझो। चार्ज का मतलब या तो आयंस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात तो किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए या तो आयंस होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब होने को तो जैसे मैं बात करूं नियोन की, तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2,8, पर ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इनर्शियल में, ये कंडक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है और किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आई रिपीट, किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे एक एग्जांपल समझना, Cl 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए कि ये केवल इसी पोजीशन में है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, मतलब इसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बट जैसे ही कोई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस तरह की स्पीसी बना लेगा, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या तो चार्ज की आयंस की वजह से और या होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। और केवल ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना भी इनफ नहीं है। डेफिनेशन ठीक से पढ़ो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पहली चीज तो ये कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या जिसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने जा रहे हो, उसमें ये इसमें से या इसमें से कुछ होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। दूसरी चीज, वो चार्ज फ्लो भी करना चाहिए। मान लीजिए किसी में है इलेक्ट्रॉन, है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रखा हुआ किसी एलिमेंट के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी स्पीसीज के पास, मान लो कोई स्पीसी है ए, उसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर ये रखा हुआ है, लेकिन घूम नहीं रहा, आराम से बैठा है, आराम से, कोई सर्किट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ आपने, वायर वगैरह, तो काहे की इलेक्ट्रिक करंट, कोई वायर वगैरह तो लगाना पड़ेगा, इसको फ्लो तो कराना पड़ेगा। जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ही करंट फ्लो होगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आयन का होना और या फिर इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, और साथ में होने के साथ साथ उसका फ्लो करना भी बहुत जरूरी है, उसका बहना जरूरी है। करंट किसको कहते हैं? फ्लो को तो कहते हैं, करंट किसको कहते हैं? फ्लो को कहते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अच्छा सुनो, मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आई होगी कहना क्या चाह रहा था मैं। अच्छा, अब बात करें सबसे पहले आयनिक कंपाउंड। क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? सर आयनिक कंपाउंड मतलब आयंस होंगे। आयंस मतलब एक तो होगा सर कैटायन और एक होगा सर एनायन। ठीक है सर, आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज होना चाहिए। चार्ज मतलब या तो आयंस या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आयंस है। जैसे मैं बात करूं Na+ और Cl- की, ठीक है, ये इसको केवल अभी NaCl लिखते हैं, है ना।
NaCl। मैं बात करूं NaCl, ठीक है सर। अब इसमें सर Na प्लस की फॉर्म में होगा, Cl माइनस फॉर्म में होगा, कैटायन और आयनिक होंगे। तो सर इसमें चार्ज तो है, तो सर इसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करना चाहिए। बट क्या सर, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी सुनो, पूरा सुनो। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट, प्योर और यू कैन से सॉलिड स्टेट। सुनना, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं? आयनिक कंपाउंड की, ध्यान रखना, कोवलेंट की तो बात ही नहीं की, मैं आयनिक की बात कर रहा हूं, है ना। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज, ये इसको मोल्टन लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, मोल्टन फेज, और इन एक्वस सॉल्यूशन। सुनना क्या मतलब है कि देखो, अभी मैंने तुमसे कहा कि मान लिया NaCl में चार्ज है, आयंस है, कैटायन है, एनायन है, चार्ज पार्टिकल है। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि ये कैटायन और एनायन एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना के रखते हैं कि अरे Na प्लस Cl माइनस के साथ, Cl माइनस Na प्लस के साथ, कि हम धोखा नहीं जाने देंगे, वगैरह, हम धोखा नहीं जाने देंगे, ठीक है। यही तो बात हो रही है, हम तुझे नहीं जाने देंगे, हम तुझे नहीं जाने देंगे, इस तरह की बातें इन दोनों के बीच में, ठीक है। कब? जब ये प्योर स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेइंतहा है, बहुत जबरदस्त है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na प्लस और Cl माइनस के बीच में। तो क्या इस आयन का, इस चार्ज का फ्लो हो पाएगा? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा? मान लो, ऐसा कर लो, NaCl में से आप किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना चाहते हो, NaCl में से किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना चाहते हो, NaCl तो आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, जगह कहां है बीच में से जाने को, खुद तो फ्लो होंगे नहीं, दूसरे को भी फ्लो नहीं होने देंगे। यानी कि ये अपनी प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट कौन सी होती है इनकी? जो रूम टेम्परेचर पर होती है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अपनी प्योर स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है सर? रीजन है कि इनके जो आयंस हैं वो फ्लो नहीं कर पाएंगे इन सॉलिड स्टेट। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट मतलब मोल्टन, मोल्टन मतलब गरम कर दिया NaCl को, पिघला दिया, है ना, थोड़ा सा बॉन्ड वीक कर दिया Na प्लस और Cl माइनस के बीच में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अरे भाई, मोल्टन स्टेट मतलब दोनों के बीच के बॉन्ड अब वीक हो चुके हैं, पिघला दिया है आपने इनको, है ना, कोई दवा हवा खिलाई है इनको? अरे दवा नहीं, गर्म किया है आपने इनको, टेम्परेचर दिया, पिघल के दूर चले गए। अब सिंस ये दूर चले गए तो दे कैन फ्लो और इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम देयर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और साथ में आप एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डाल दो, पानी में डाल दो NaCl को, तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। अरे भैया, मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, पानी के पास होती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। पानी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो कैटायन और एनायन के, किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड्स को वीक कर देता है, बॉन्ड्स को वीक कर देता है। मतलब होता है ना, टीवी सीरियल्स में आती है ना, आग लगाने वाली सास, है ना, जो कि हस्बैंड वाइफ को दूर कर देती है ना, वही है पानी, पानी वही है, हाँ बिल्कुल वही है। पानी क्या करता है? NaCl मस्त सॉलिड था, ठीक है, पानी आया, पानी ने इसको किसमें तोड़ दिया? Na प्लस और Cl माइनस में, दूर दूर हो गए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, दूसरों के घर बर्बाद करना है, मतलब दूसरों की जिंदगी में जहर बोलना, अरे मतलब दूसरों के बॉन्ड्स वीक करना, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड वीक कर सकता है वाटर, किसी भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहां भी किया, Na प्लस Cl माइनस में तोड़ा, नाउ इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर और सॉलिड स्टेट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। बहुत नखरे इनके, ठीक है, वरना नहीं करेंगे। चलो करेंगे तो सही, कम से कम किसी स्टेट में तो करेंगे। अगर मैं बात करूं कोवलेंट की, किसकी? कोवलेंट कंपाउंड की, तो भैया ये तो कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, दे कैन नॉट और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
नहीं करते, मना कर देते हैं साहब हमको नहीं करना, हमको ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे हम दुखी हो। अब इसका क्या रीजन है, इनके पास तो चार्ज ही नहीं है, इसके पास तो ना तो आयन है ना इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से करे, इलेक्ट्रॉन है पर फ्री नहीं है। CH4 में कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। O2 में कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो देख, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चाहते भी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्शन के लिए आयंस का या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ये कंडक्ट नहीं करते, एक एक्सेप्शन छोड़ के। यहां भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपने बचपन में भी पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्यों कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में कार्बन के पास आउटर मोस्ट में ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जानते हो ना, डायमंड है, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब कार्बन के एलोट्रोप है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन होंगे ना, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक नहीं करता। असली बात तो वैसे कुछ हो रही है, ठीक है, फिर भी आप इतना ही समझ लीजिए कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, आयनिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, फिर भी कर सकता है। और किसकी वजह से कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और डिटेल में इसको हम तब देख लेंगे जब हम डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की यानी कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, इतना भी याद रखोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने, कौन कौन सी, वापस से बोल दो एक बार। सर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कंपोजिशन क्या है, दूसरा हमने डिस्कस किया कि सर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे, उसी में हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट को, और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब अरे किस में घुलेंगे, किस में नहीं घुलेंगे, है ना, ये सारी चीजें। सॉल्युबिलिटी मतलब किस में घुलेंगे, किस में नहीं घुलेंगे, बस यही होता है। अरे यही होता है, बस और कुछ नहीं होता, यही होता है। सुनो, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितना सॉल्युबल हो रहा है, इसको किससे बताते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। तो ना हमारी केमिस्ट्री में एक खूबसूरत सी लाइन है, बहुत खूबसूरत सी लाइन है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बड़ी सुंदर सी लाइन है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सर जो जैसा है वो वैसे को बोलता है। 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, आयनिक कंपाउंड हैं और दूसरे कोवलेंट कंपाउंड है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि आयनिक सॉल्यूट, मतलब जो आयनिक सॉल्यूट होंगे, जानते हो ना, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, या कह दो जिसको घोल रहे हो, घोलने घुलाने की तो बात कर रहे हो, जिसको घोल रहे हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसमें, आयनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे मेरे पास है NaCl, ये एक सॉल्यूट है, आप इसको पानी में घोलिए, घुल जाएगा, क्योंकि पानी एक आयनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। बल्कि पानी तो लगभग सारी चीजों को घोल लेता है, ठीक है, बहुत सारे कोवलेंट को भी घोल लेता है, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, आयनिक सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक, और कोवलेंट सॉल्यूट या कोवलेंट मॉलिक्यूल कह दो, कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट सॉल्यूट किसमें घुलेंगे, सॉल्यूट गलत लिख दिया, किसमें घुलेंगे, कोवलेंट सॉल्वेंट, किसमें घुलेंगे, कोवलेंट सॉल्वेंट। क्लियर होती है बात मेरी। जैसे अगर मुझे CCl4 या मैं कहता हूं C6H6, नाम तो सुना ही होगा, बेंजीन कहते हैं इसको, नहीं सुना तो बहुत फैमिलियर होने वाले हो आप बेंजीन के साथ आगे, ठीक है। तो बेंजीन कहते हैं इसको, और बेंजीन को आप पानी में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, जबकि आप इसको घोल दो किसमें, इसको घोल दो आप ईथर में, है ना, इसको घोल दो आप एसीटोन में, इसमें घोल दो एसीटोन में, CH3CO इसको बोल दो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में, खुल जाएगा, कौन, बेंजीन। क्लियर हो रही है मेरी बात। मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है, जैसे मैं एक बहुत सीधा सा एग्जांपल दूं,
पानी में नमक घुल जाता है, घुल जाता है, पर ऑयल घुलता है क्या? ऑयल नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि ऑयल कोवलेंट कंपाउंड है। ऑयल कैसा होता है नेचर में? कोवलेंट होता है, तो पानी में नहीं घुलेगा। किस में घुलेगा? ये कोवलेंट सॉल्वेंट में। आप इसको ईथर में घोलिए घुल जाएगा, आप इसको एसीटोन में घोलिए घुल जाएगा, आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलिए घुल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी किसकी? कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद हेडिंग लगानी है डिफरेंसेस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और लिख देंगे, खुद से लिख लो बेशक। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।